हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पाठ का शीर्षक है सपनों कैसे दिन, और इस पाठ के लेखक है गुरदयाल सिंह। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो लेखक कहते हैं कि उसके बचपन में उसके साथ खेलने वाले बच्चों का हाल भी उसी की तरह होता था। सभी के पाँव नंगे, फटी मैली सी कच्ची और कई जगह से फटे कुर्ते, और जिनके बटन टूटे हुए थे, और सभी के बाल बिखरे हुए होते थे। जब सभी खेलकर धूल से लिपटे हुए, कई जगह से पाँव में छाले लिए, घुटने और टखने के बीच का टांग के पीछे मांस वाले भाग पर खून के ऊपर जमी हुई रेत, मिट्टी से लथपथ पिंडलियों लेकर अपने अपने घर जाते, तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस नहीं खाती, बल्कि उल्टा और ज्यादा पीट देती थी। कई बच्चों के पिता तो इतने गुस्से वाले होते थे कि जब बच्चे को पीटना शुरू करते तो यह भी ध्यान नहीं रखते थे कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा, और ये भी नहीं पूछते थे कि उसे चोट कहाँ लगी है। परंतु इतनी बात बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन सभी बच्चे फिर से खेलने के लिए चले आते। लेखक कहते हैं कि यह बात लेखक को तब समझ आई जब लेखक स्कूल अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे। वहां लेखक ने बच्चों के मन के विज्ञान का विषय पढ़ा था। और लेखक आगे कहते हैं कि कुछ परिवार के बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते थे, और जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए, और उनके माँ बाप ने भी उनको स्कूल भेजने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की। यहाँ तक कि राशन की दुकान वाला और जो किसानों की फसलों को खरीदते और बेचते, वे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। वे कहते हैं कि जब उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास से हिसाब किताब लिखाने की पंजाबी प्राचीन लिपि पढ़वा कर सिखा देंगे, और दुकान पर खाता लिखवाने लगा देंगे। लेखक कहते हैं कि बचपन में किसी को भी स्कूल के उस कमरे में बैठकर पढ़ाई करना किसी कैद से कम नहीं लगता था। बचपन में घास ज्यादा हरी और फूल की सुगंध बहुत ज्यादा मन को लुभाने वाली लगती थी। लेखक कहते हैं कि उस समय स्कूल की छोटी कैरिया में भी फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतियों की दूध सी सफेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि लेखक और उनके साथी चपरासी से छुप-छुपाकर कभी-कभी कुछ फूल तोड़ लिया करते थे। परंतु लेखक को अब यह याद नहीं कि फिर उन फूलों का वे क्या करते थे। लेखक कहते हैं कि शायद वे उन फूलों को या तो जेब में डाल लेते होंगे, और माँ उसे धोने के समय निकालकर बाहर फेंक देती होंगी, या लेखक और उनके साथी खुद ही स्कूल से बाहर आते समय उन्हें बकरियों के मेमना की तरह खाया चढ़ जाया करते होंगे। और आगे लेकर कहते हैं कि उसके समय में स्कूल में साल के शुरू में 1 डेढ़ महीने ही पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5 2 महीना की छुट्टियां शुरू हो जाती थी। हर साल की छुट्टियों में लेखक अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर चले जाते थे। वहाँ नानी खूब दूध, दही, मक्खन खिलाती, बहुत ज्यादा प्यार करती। दोपहर तक तो लेखक और उनके साथी उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो उनका जी करता वह मंगवा कर खाने लगते। लेखक कहते हैं कि जिस साल वह नानी के घर नहीं जा पाते थे, उस साल लेखक अपने घर में दूर से तालाब वहां जाया करते थे। लेखक और उनके साथी कपड़े उतारकर पानी में कूद जाते थे, फिर पानी से निकलकर भागते हुए एक रेतीले टिल्ले पर जाकर रेत के ऊपर लौटने लगते थे। फिर गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ करके फिर उसी से किसी ऊंची जगह जाकर वहां से तालाब में छलांग लगाया करते थे। लेखक कहते हैं कि उसे यह याद नहीं है कि वे इस तरह दौड़ना, रेत में लौटना और फिर दौड़कर तालाब में कूद जाने का सिलसिला 5-10 बार करते थे या 15-20 बार। लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे उनकी छुट्टियों के दिन खत्म होने लगते थे, तो वे लोग दिन गिनना शुरू कर देते थे। डर के कारण लेखक और उसके साथी खेल कूद के साथ साथ तालाब में नहाना भी भूल जाते थे। अध्यापकों ने जो काम छुट्टियों में करने के लिए दिया होता था, उसको कैसा करना है इस बारे में सोचने लगते। काम ना किया होने के कारण स्कूल में होने वाली पिटाई का डर अब और ज्यादा बढ़ने लगता। लेखक बताते हैं कि उसके कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते हैं जो छुट्टियों का काम करने के बजाय अध्यापकों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते थे। ऐसे समय में लेखक और उसके साथी का सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। ओमा की बातें, गालियां
और उसकी जो मार पिटाई का ढंग सभी से बहुत अलग था। वह देखने में भी सभी से बहुत अलग था। उसका मटके के जितना बड़ा सिर था, जो उसके 4 बलिष्ठ यानी 2.5 फुट के छोटे कद के शरीर पर ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। और बड़े सिर पर नारियल जैसी आंखों वाला उसका चेहरा बंदरिया के बच्चे जैसा और भी अजीब लगता था। जब भी लड़ाई होती थी तो वह अपने हाथ पांव का प्रयोग नहीं करता था, वह अपने सिर से ही लड़ाई किया करता था। और लेखक कहते हैं कि वह जिस स्कूल में पढ़ते थे वह स्कूल बहुत छोटा था। उसमें केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे, जो अंग्रेजी के अक्षर H की तरह बने हुए थे। दाई और का पहला कमरा हेड मास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। और स्कूल के प्रेयर यानी प्रार्थना के समय वह बाहर आते थे और सीधी पंक्तियों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनके गोरे चेहरे पर खुशी साफ ही दिखाई देती थी। मास्टर प्रीतम चंद जो स्कूल के पीटी थे, वे लड़कों की पंक्तियों के पीछे खड़े खड़े यहाँ देखते रहते थे कि कौन सा लड़का पंक्ति में ठीक से नहीं खड़ा है। उनकी धमकी भरी डांट तथा लात गुस्से के डर से लेखक और लेखक के साथी पंक्ति के पहले और आखिरी लड़कों का ध्यान रखते थे, सीधी पंक्ति में बने रहने की पूरी कोशिश करते थे। मास्टर प्रीतम चंद बहुत ही सख्त अध्यापक थे यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, परंतु हेड मास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल ही उल्टा स्वभाव के थे। और वह 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। किसी को भी याद नहीं था कि 5वीं कक्षा में कभी भी उन्होंने हेड मास्टर शर्मा जी को किसी गलती के कारण किसी को मारते या डांटते देखा या सुना हो। लेखक कहते हैं कि बचपन में स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, परंतु एक दो कारणों के कारण कभी-कभी स्कूल जाना अच्छा भी लगने लगता था। मास्टर प्रीतम सिंह जब पैरेड करवाते थे और मुंह में सीटी लेकर लेफ्ट राइट की आवाज निकालते हुए मार्च करवाया करते थे, फिर जब वे राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहते तो सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर जूतों की टक टक करते हुए ऐसा घमंड करते कि साथ चलते जैसे वे सभी विद्यार्थी ना होकर बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी हो, जैसे किसी देश का फौजी जवान होता है। स्काउटिंग करते हुए कोई भी विद्यार्थी कोई गलती ना करता तो पीटी साहब अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और सभी को शाबाश कहते। उनकी एक शाबाश लेखक और उनके साथियों को ऐसा लगने लगता जैसे उन्होंने किसी फौज के सभी पदक या मेडल जीत लिया हो। लेखक कहते हैं कि हर साल जब वह अगली कक्षा में प्रवेश करता था तो उसे पुरानी पुस्तकें मिला करती थी। उसके स्कूल के हेड मास्टर शर्मा जी एक धनी घर के लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता था तो शर्मा जी उस लड़के की 1 साल पुरानी पुस्तक लेखक के लिए लिया करते थे। और लेखक के घर में किसी को भी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी यानी कोई इंटरेस्ट नहीं था, और यदि नई किताबें लानी पड़ती तो शायद इसी बहाने लेखक की पढ़ाई तीसरी या चौथी कक्षा में ही छूट जाती थी। लेखक कहते हैं कि जब लेखक स्कूल में थे तब दूसरे विश्व युद्ध का समय था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर गांव में आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी आया करते थे और वे रात को खुले मैदान में तंबू लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर फौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित किया करते थे। इन्हीं सारी बातों की वजह से कुछ नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए तैयार भी हो जाया करते थे। लेखक कहते हैं कि उन्होंने कभी भी मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा था। उनका छोटा कद, दुबला पतला परंतु पुष्ट शरीर, माता के दोनों से भरा चेहरा यानी चेचक के धागों से भरा चेहरा और बाज से तेज आंखों वाली वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजे वाले जूते, यह सभी चीज बच्चों को भयभीत करने वाली होती थी। लेखक अपने पूरी जिंदगी में उस दिन को कभी नहीं भूल पाया जिस दिन मास्टर प्रीतम चंद लेखक की चौथी कक्षा को फारसी पढ़ाने लगे थे। और अभी उन्हें पढ़ते हुए भी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने उन्हें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आज्ञा दी कि कल इसी घंटी में केवल जुबान के द्वारा ही सुनेंगे। दूसरे दिन मास्टर प्रीतम चंद ने बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक लड़का ना सुना पाया। मास्टर जी ने गुस्से में चिल्लाकर सभी विद्यार्थियों को कान पकड़कर पीठ ऊंची रखने को कहा। जब लेखक की कक्षा को सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल में नहीं थे। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए।
और शायद यह पहला अवसर था कि उन्होंने पीटी प्रीतम चंद की उस असभ्यता एवं जंगलीपन को सहन नहीं किया और वहां भड़क गए थे। लेखक कहते हैं कि जिस दिन से हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी प्रीतम चंद को निलंबित किया था, उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाबा से डायरेक्टर बेहाल नहीं करेंगे, तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। फिर भी जब वे फारसी की घंटी बजती तो लेखक और उसके कक्षा के सभी बच्चों की छाती धक धक करने लगती और लगता जैसे छाती फटने वाली हो। और आगे लेखक कहते हैं कि कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। लेखक और उसके साथियों को पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा, यानी वह कमरा जिसमें चारों ओर खिड़कियां और दरवाजे हो, किराए पर ले रखे थे। पीटी मास्टर वही आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी लेखक और उनके साथियों को बताया करते थे कि उन्हें निष्कासित होने की थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। जिस तरह वह पहले आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादाम की गिरियों का छिलकर उतारकर खिलाते थे, वे आज भी उसी तरह से रह रहे। लेखक और उसके साथियों के लिए यह चमत्कार ही था। जो प्रीतम चंद पट्टी या डंडे से मार मार कर विद्यार्थियों की चमड़ी तक उधेड़ देते थे, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। लेखक स्वयं में सोच रहे थे कि क्या तोता उनकी आग की तरह जलती हुई बुरी आंखों से डर नहीं लगता होगा। लेखक और उसके साथियों की समझ में ऐसी बात तब तक नहीं आ पाती थी, क्योंकि तब वह बहुत छोटे होया करते थे। वे तो बस पीटी मास्टर के इस रूप को एक तरह से अद्भुत ही मानते थे। तो दोस्तों, यह था सपनों के से दिन। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और यूं ही हंसते रहे।